नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज़ में, जिसमें हम देख रहे हैं आपके ओ लेवल के पहले पेपर M1R5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। इसी सीरीज़ में हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं। उम्मीद है आपको ये प्रयास पसंद आ रहा होगा, और नहीं देखा है वीडियो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को थ्योरी पढ़नी है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी भी पेपर की, तो एक एक वीडियो में मैंने टोटल कोर्स कवर कराकर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, नोट्स भी दे दी है। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, और ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये फ्री में आपको अवेलेबल है। चलिए चैप्टर 9 की शुरुआत करते हैं और देखते हैं अपना पहला सवाल क्या कह रहा है। विच इज़ मेंट फॉर IT प्रोफेशनल विच विल हेल्प देम टू अपग्रेड देयर स्किल। IT प्रोफेशनल्स जो लोग हैं उनकी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए इसमें से क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं? फ्यूचर स्किल्स, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स या प्रोसेसिंग। देखिए, अगर आप IT प्रोफेशनल या किसी भी IT सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो एक ही चीज़ है जो आपकी स्किल को इन्हेंस कर सकती है, वो है फ्यूचरिस्टिक्स आने वाली टेक्नोलॉजी को आप हमेशा सीखते रहें। और इसीलिए यहाँ पर फ्यूचर स्किल्स आपको ए ऑप्शन पे टिक कर देना होगा। अगला देखिए, फ्यूचर स्किल इज़ अ सिंपल येट पावरफुल प्लेटफॉर्म विच कैन गो ए लॉन्ग वे इन डैश डैश योर कैरियर। फ्यूचर स्किल एक सिंपल पर पावरफुल प्लेटफॉर्म है जो कि किसी भी आदमी को करियर में क्या कर सकता है? प्रेजेंट प्रूफिंग, पास्ट प्रूफिंग या फ्यूचर प्रूफिंग या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर फ्यूचर प्रूफिंग होता है, सी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट टू बी कंट्रोल रिमोटली अक्रॉस एग्जिस्टिंग नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कहीं भी देखिए, जब बात आती है आपके रिमोटली, मतलब रिमोट का सेंस होता है कि दूर से आप किसी भी चीज़ को जब एक्सेस कर रहे हैं, तो ये आपका आता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, इसको अच्छे से पढ़ाया भी गया है। इसको आसान भाषा में समझें कि जब भी एक मशीन दूसरे मशीन से कम्युनिकेट कर रही हो और दोनों के बीच में ह्यूमन इंटरफेरेंस ना हो, मतलब मशीन एक्स मशीन वाई से बात करना चाह रही हो तो डायरेक्टली बात कर सके, और इसके बीच में मानव का हस्तक्षेप ना हो या ना के बराबर हो, ऐसी कंडीशन, ऐसी टेक्नोलॉजी को इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। थिंग्स मतलब मशीन्स के बीच में इंटरनेट का पाया जाना। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए, डैश डैश आर की कंपोनेंट दैट हेल्प यू टू कलेक्ट लाइव डेटा फ्रॉम सराउंडिंग इन्वायरमेंट। जो चीज़ें लाइव डेटा आसपास के इन्वायरमेंट से कलेक्ट करके मशीन के अंदर भेजती हैं, उस चीज़ को क्या कहते हैं? तो एक सिंपल सा एग्जांपल, आप फिंगरप्रिंट वाली जो मशीन होती है उसमें आप अपना अंगूठा रखते हैं और डेटा अंदर चला जाता है। तो जिस चीज़ पे आप अपना अंगूठा रख रहे हैं वो चीज़ सेंसर होती है। द सेम थिंग हैपन्स विद द स्ट्रीट लाइट। वही चीज़ आपकी स्ट्रीट लाइट में भी होती है कि ऊपर सेंसर लगे होते हैं, और जब सूरज की किरणें पड़ना बंद हो जाती हैं तो इंडिकेशन हो जाता है कि अब जो है लाइट स्ट्रीट्स पे कम है, और जो आपका LED लैंप है वो जल जाता है। तो यहाँ पर डेटा को अंदर भेजने वाली चीज़ है सेंसर। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिए, आपका 5वां ऑप्शन है, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस जो भी आ रहे हैं वो फ्यूचर स्किल्स से आएंगे, नहीं तो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आएंगे। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अगर 2-3 बार आपने वीडियो को देख लिया, या मान लीजिए इसके पहले भी जो क्वेश्चन हमने कराए हैं वो देख लिए, तो नए क्वेश्चन इसमें बनना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि चीज़ें तो ब्रॉड हैं। जैसे IoT की बात की जाए या बिग डेटा की बात की जाए, VR की बात की जाए, ये चीज़ें ब्रॉड हैं, लेकिन आपका सिलेबस जो टॉपिक लेता है वो बहुत ही छोटा है। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, बस छोटे से टॉपिक हैं। IoT, जिसे आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स के नाम से जानते हैं, सिस्टम प्रोवाइड सब्सटेंशियल पर्सनल डेटा इन डैश डैश डिटेल। तो ये चीज़ आपकी मैक्सिमम डिटेल्स होती हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग लार्ज सेट ऑफ डेटा टू डिस्कवर पैटर्न एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो देखिए, किसी भी मतलब उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करते हैं और उनको एनालाइज करते हैं ताकि उनमें से कोई पैटर्न निकल सके। इस चीज़ को ऐसे समझिए। पहले तो इसका मैं बता दे रहा हूँ, आंसर बिग डेटा एनालिटिक्स होगा। अब ये किस तरीके से काम करता है एक ब्रीफ मैं दे देता हूँ, अगर जिन लोगों ने थ्योरी ना पढ़ा हो। मान लीजिए फेसबुक के पास एक कंपनी गई जो जूते बेचती है।
और उसने उससे डेटा खरीद लिया। अब डेटा को वो लेके करेगी क्या, जब तक उसको पता नहीं होगा कि कौन से लोग को किस टाइप का जूता दिखाना है, कौन से लोग जूते में इंटरेस्टेड हैं, कौन से लोग जूती में इंटरेस्टेड हैं, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। इसलिए वो पूरे डेटा को उठाएगा, उसे एक पैटर्न में ऑर्गेनाइज करेगा, एज वाइज, रीजन वाइज, इनकम वाइज या जेंडर वाइज ऑर्गेनाइज करेगा और उसमें एक पैटर्न बनाएगा। इसी चीज़ को बिग डेटा एनालिटिक्स में किया जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। और जो लोग इस चीज़ को जानते हैं उनकी सैलरीज भी काफ़ी हाई रहती हैं। अगला देखिए, डैश डैश ऑफ बिग डेटा रिफर्स टू स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा दैट इज गैदर्ड फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। तो यहाँ पर देखिए क्या ऑप्शन हो जाएगा, फीचर, एनालिसिस, प्राइवेसी या वैरायटी। तो देखिए बिग डेटा में ऐसी क्या चीज़ है जो स्ट्रक्चर्ड भी होती है, अनस्ट्रक्चर्ड भी होती है और सेमी स्ट्रक्चर्ड भी होती है, तो वो वैरायटी होती है। अगला देखिए, बिग डेटा इज यूज्ड इन, बिग डेटा का इस्तेमाल किन सेक्टर में किया जाता है, गवर्नमेंट, हेल्थ केयर, बैंकिंग या ऑल ऑफ दिस। तो देखिए बिग डेटा आज के समय पे हर जगह इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। इसका कारण क्या है कि हर जगह पे डेटा भरमार आ रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा वेलोसिटी के साथ आ रहे हैं, जिसको ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। बिग डेटा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, बिग डेटा एक प्रॉब्लम है जिसे बिग डेटा एनालिटिक्स के द्वारा डील किया जाता है। समझ रहे हैं, यहाँ पर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तो ये मैं थोड़ा थोड़ा थ्योरी बताने का प्रयास करता हूँ ताकि आप लोग, जो लोग थ्योरी नहीं पढ़े उनको समझ में आए। बाकी थ्योरी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है और ये सारी चीज़ें हमने फ्री में दी हैं। चारों पेपर के कोर्स, नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल जाएंगी। बस उम्मीद है कि आप इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे, कर भी रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स कंप्यूटिंग एंड स्टोरेज कैपेसिटी सर्विसेज टू हेट्रोजीनियस कम्युनिटी ऑफ एंड रेसिपिएंट। तो ये चीज़ आपका क्लाउड कंप्यूटिंग है। जिन लोग को हिंदी में पढ़ना हो, हिंदी में भी लिखा हुआ है, ठीक है। अगला देखिए 10वां सवाल, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो क्या क्लाउड कंप्यूटिंग ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस देती है, देती है। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, नेटवर्क का एक्सेस काफ़ी बड़ा है क्लाउड कंप्यूटिंग का, तो ये भी सही है। रिसोर्स पूलिंग भी यहाँ पर हो सकती है, ये भी सही है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए आपको डी ऑप्शन, जो कि ई लिखा हुआ है, डी ऑप्शन आपको सही कर देना है। अगला देखिए, विच टाइप ऑफ क्लाउड डिप्लॉयमेंट इज यूज टू सर्व मल्टीपल यूजर नॉट अ सिंगल कस्टमर। देखिए जब भी मल्टीपल यूज़र की बात आएगी तो वो क्या प्राइवेट होगा, पब्लिक होगा, हाइब्रिड होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो यहाँ पर पूछा गया है मल्टीपल यूज़र के लिए, तो प्राइवेट कम लोगों के लिए होता है, पब्लिक मल्टीपल यूज़र के लिए होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपको सही कर देना है। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो मामला यहाँ पर आपका बन जाएगा। अगला देखिए, which cloud computing services refers to supply on demand environment for developing software application। तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की बात की जा रही है, सास, आस पास या IaaS, इनमें से कौन सा होगा। तो पूछी जा रही है विच क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस, कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस रेफर कर रही है सप्लाई ऑन डिमांड एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर ऑन डिमांड एनवायरनमेंट आपको आस देता है, AAAS, ठीक है। अगला चलिए, वर्चुअल रियलिटी इज प्राइमरली एक्सपीरियंस थ्रू डैश डैश ऑफ द 5 सेंसर। तो यहाँ पर आपका 2 ऑफ द 5 सेंसर, 2 सेंसर के द्वारा वर्चुअल रियलिटी देखी जा सकती है। प्राइमरली यहाँ पर ये चीज़ कही जा रही है 5 सेंसर्स में से। अगला है, विच टेक्नोलॉजी डिवाइस इज यूज्ड फॉर वर्चुअल गेमिंग एक्सपीरियंस। वर्चुअल गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। आपने रील्स में देखा होगा कि लोग एक बॉक्स लगाकर गेम खेलते हैं और उन्हें ऐसा आभास होता है कि ये चीज़ें जो वो देख रहे हैं वो असल में हैं, और यही चीज़, यही आभास को हम वर्चुअल रियलिटी कहते हैं। ऐसी रियलिटी जो वास्तविक ना हो। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में फ्यूचर स्किल, वर्चुअल, बिग डेटा या ब्लॉकचेन। तो यहाँ पर वर्चुअल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी इज अप्लाइड टू एडवांस फील्ड ऑफ। वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी एडवांस फील्ड में कहाँ पे जो है अप्लाई हो रही है, क्या मेडिसिन्स में, मेडिसिन्स में भी हो रही हैं, लोगों को सिखाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए,
पेशेंट्स को बताने के लिए कि क्या चीज़ असल में होने वाली है। अब किसी का पेट फाड़ के नहीं दिखाएंगे, लेकिन वर्चुअल रियलिटी से हम उन्हें असल में दिखा सकते हैं कि किस तरीके से चीज़ें हैं और किस तरीके से इनको क्योर करना है। इंजीनियरिंग में भी चीज़ों को बनाते समय, एजुकेशन में भी इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हर जगह पे हो रहा है। ऑल ऑफ दीज आपको टिक कर देना है। अगला देखिए, डैश डैश इज एन एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट एम्फसाइज द क्रिएशन ऑफ इंटेलिजेंट मशीन दैट वर्क एंड रिएक्ट लाइक ह्यूमन। मतलब किस क्षेत्र में कंप्यूटर साइंस के ऐसा हो रहा है जहाँ पर क्रिएशन हो रहा है इंटेलिजेंट मशीन का, जो कि आदमियों की तरीके से काम कर सकती है और आदमियों के तरीके से रिएक्ट भी कर सकती है। क्या वो क्षेत्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंट्रोडक्शन ऑफ थिंग्स है, फ्यूचर स्किल है या रोबोटिक्स है? तो यहाँ पर आदमियों के तरीके से जो रिएक्ट और काम कर सकता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्षेत्र है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब ऐसी इंटेलिजेंस जो आर्टिफिशियल हो, जो मैन मेड हो। यहाँ पर ये ऑप्शन पे टिक कर देना है। अगला है, which type of artificial intelligence embodies a system designed to carry out one particular job? weak AI, strong AI, both A and B, none of these। तो यहाँ पर आपको weak AI पे टिक कर देना है। अगला देखिए, AI is important because it can help to solve immensely डिफ़िकल्ट इश्यूज़ इन AI। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही जटिल मुद्दों को सॉल्व कर सकता है, इंटरटेनमेंट के, एजुकेशन के, हेल्थ के। तो हर जगह पे इसका इस्तेमाल हो रहा है। ऑल ऑफ दीज कर दीजिए। कभी भी कोई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ का सेक्टर पूछा जाए तो वो लगभग हर क्षेत्र अडाप्ट करता है। कोई भी नई टेक्नोलॉजी आए, हर क्षेत्र में उसका अडाप्टेशन रहता ही है। देखिए अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड as a way to interact with friends and family? सोशल मीडिया, ब्लॉकचेन, ऑटोमेशन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो फ्रेंड और फैमिली के साथ इंटरेक्ट करने के लिए तो सोशल मीडिया ही है, इसमें तो कोई डाउट होगा ही नहीं, सब यूज़ भी करते हैं। अगला देखिए, डैश डैश इज़ अ सोशल मीडिया डिज़ाइंड स्पेसिफिकली फॉर द बिजनेस कम्युनिटी। बिजनेस कम्युनिटी के लिए कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ में आता है? तो पिछले चैप्टर में भी ये बताया गया था, प्रिंटरेस्ट, ट्विटर, लिंक्डइन या फेसबुक। तो बिजनेस कम्युनिटी के लिए लिंक्डइन यूज़ में लाया जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पर, ठीक। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनक्रिप्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस दैट रिकॉर्ड्स डेटा? इनक्रिप्टेड और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस कौन सा है जो कि डेटा को रिकॉर्ड रखता है? ऑटोमेशन, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फ्यूचर स्किल? तो ये आपका ब्लॉकचेन होता है। बी ऑप्शन आपका एकदम से करेक्ट है। अगला देखिए, ब्लॉकचेन मैकेनिज्म ब्रिंग एवरीवन टू द हाईएस्ट डिग्री ऑफ, सभी को हाईएस्ट डिग्री ऑफ अकाउंटेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस या एनालिसिस? तो यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग यूजिंग डैश डैश सॉफ्टवेयर? कौन से तरीके के सॉफ्टवेयर? सिस्टम, एप्लीकेशन, यूटिलिटी या कैड? तो यहाँ पर कैड हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, एग्जाम्पल ऑफ 3D प्रिंटिंग इस 3D प्रिंटिंग के एग्जाम्पल क्या हैं? तो 3D प्रिंटिंग से क्या आई वेयर बनाया जा सकता है, जो चश्मा जैसे मैंने पहना हुआ है, बनाए जा सकते हैं। डेंटल प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, बनाए जाते हैं। आर्किटेक्चरल स्केल मॉडल बनाए जाते हैं, ये भी बनाए ही जाते हैं। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज कर देना, ये सभी 3D प्रिंटिंग के एग्जाम्पल हैं आपके। 25वां देखिए, RAP इज यूज ऑफ स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर प्रोग्राम नोन एज फ्यूचर स्किल, यूजर इंटरफेस, सॉफ्टवेयर रोबोट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर रोबोट पे टिक कर देना है। अगला देखिए, व्हाट इज बिजनेस बेनिफिट्स ऑफ RPA? RPA के बिजनेस बेनिफिट क्या हैं? इंक्रीज्ड एक्यूरेसी, नो इंटरप्शन ऑफ वर्क, लो टेक्निकल बैरियर या ऑल ऑफ द अबव? तो यहाँ पर आपको ऑल ऑफ द अबव पे टिक कर देना है। 27वां है, डैश डैश कैन हेल्प कंपनीज टू ऑफर बेटर कस्टमर सर्विस बाय ऑटोमेटिंग कॉन्टैक्ट सेंटर टास्क? तो इसके लिए RPA आपका यूज में आएगा। 28वां है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम फॉर मेजर साइबर थ्रेट? तो यहाँ पर
साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स या वर्चुअल रियलिटी, तो ये आपका साइबर सिक्योरिटी हो जाएगा। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसमें सूचना और प्रणालियों को मुख्य साइबर खतरों से बचाना शामिल है। तो खतरों से बचाएंगे कैसे? साइबर थ्रेट से साइबर सिक्योरिटी ही बचाएगी। बी ऑप्शन सही है। 29 देखिए, इट इज़ अ गारंटी ऑफ रिलायबल एंड कॉन्स्टेंट एक्सेस टू योर सेंसिटिव डेटा बाय अथराइज्ड पीपल। मतलब जो आपका सेंसिटिव डेटा है ये गारंटी देता है कि अथराइज पर्सन ही उसका एक्सेस ले पाएगा। ये किस तरीके से होता है? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी या नन ऑफ दिस। तो अवेलेबिलिटी यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, डैश डैश क्रिएट अ बैरियर बिटवीन कंप्यूटर एंड एनी अनऑथराइज्ड प्रोग्राम ट्राइंग टू कम इन द इंटरनेट। तो यहाँ पर कौन सी चीज़ बैरियर का काम करती है? कंप्यूटर और कोई अनअथराइज प्रोग्राम, कोई भी ऐसा प्रोग्राम जिसे अथराइज, जिसे परमिशन ना हो एक्सेस करने की डेटा की, इन दोनों के बीच में बैरियर का काम क्या करता है? तो ये आपका फायरवॉल होता है। ये क्या काम करता है? मान लीजिए ये आपका नेटवर्क है और ये बाहर का वर्ल्ड है, तो इसके बीच में ये एक लेयर का काम करता है कि कोई डेटा अगर सिस्टम के अंदर आ रहा है तो इसको चेक करता है क्या इसके साथ कोई वायरस या कोई हार्मफुल थिंग तो अपने नेटवर्क में नहीं घुसा ली है, नेटवर्क में तो नहीं भेज दिया है जिससे आपके सिस्टम में नुकसान पहुंच सके। और कोई डेटा अगर बाहर भी जा रहा है तो इसको चेक करता है कि ये डेटा जो जा रहा है इसमें कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन तो नहीं लेके जा रहा है आपके नेटवर्क का। तो ये समझ लीजिए गेटकीपर या सिक्योरिटी की तरीके से काम करता है, जो कि डेटा पैकेट अंदर जाने पे भी चेक कर रहा है और डेटा पैकेट बाहर आने पे भी चेक कर रहा है। ये आपका फायरवॉल होता है। अगला देखिए, 31st क्वेश्चन है आपका, देयर आर सिक्योरिटी एप्स बिटवीन फ्रॉम ऑल नोन कंपनीज सच एज। तो ये देखिए सभी सिक्योरिटी ऐप्स ही हैं, सब सॉफ्टवेयर ही हैं जो एंटीवायरस होते हैं। ऑल ऑफ दीज पे टिक कर देना है। It is software that helps to protect the computer from any unauthorized code of software that create threat to system। मतलब ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो कि मदद करता है आपके कंप्यूटर को सुरक्षा देने में किसी भी अनऑथराइज्ड कोड से या सॉफ्टवेयर से जो कि सिस्टम के लिए थ्रेट, खतरा हो सकते हैं। तो कौन सी चीज़ है जो सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है इन सब चीज़ों से? तो सिंपल सा वर्ड उसके लिए है एंटीवायरस। एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि सिस्टम में अगर रहता है तो वो बाहर से आने वाले खतरों से लड़ता है और उनसे हमारे सिस्टम या नेटवर्क को प्रिवेंट, प्रोटेक्ट करता है। ए ऑप्शन आपका सही है। 33 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। नाम से ही समझ में आ रहा है साइबर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी से समझ रहे होंगे सुरक्षा होता है। तो यहाँ पर देखिए अगर ऑप्शंस की तरफ देखें तो साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड्स सिक्योरिटी अगेंस्ट मालवेयर। मालवेयर से आपके कंप्यूटर को क्या सुरक्षित करता है? साइबर सिक्योरिटी करता है। सिक्योरिटी अगेंस्ट साइबर टेररिस्ट, साइबर टेररिस्ट से क्या सुरक्षा करता है? करता है। और साइबर अटैक से भी सुरक्षा करता है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द मेंशन हो जाएगा। कोई भी ऐसी गतिविधि जो सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती है या सिस्टम के डेटा को चोरी कर सकती है, उनसे प्रोटेक्ट करते हैं साइबर सिक्योरिटी के थ्रू। व्हाट डज साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट। साइबर सिक्योरिटी क्या चीज़ प्रोटेक्ट करती है? प्रोटेक्ट्स क्रिमिनल, क्रिमिनल को प्रोटेक्ट करती है? नहीं। प्रोटेक्ट इंटरनेट कनेक्टेड सिस्टम, इंटरनेट से जो सिस्टम जुड़े हुए हैं उनको सुरक्षित रखती है, सही करती है, यही चीज़ करती है। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। 35th क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ फादर ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी के फादर कौन है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। ये नाम है इनका, अगस्त करके है। ये आपका साइबर सिक्योरिटी के जनक कहे जाते हैं, साइबर सिक्योरिटी के जनक कहे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज एन अटेम्प्ट टू स्टील, स्पाई, डैमेज और डिस्ट्रॉय कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क्स और देयर एसोसिएट इंफॉर्मेशन। तो कौन सी चीज़ इनमें से कही जाएगी? मतलब कहीं पे अगर ये अटेम्प्ट हो रहा है डेटा को चुराना, डेटा पे जासूसी करना, डेटा को डैमेज करना या ख़त्म करना कंप्यूटर नेटवर्क के या कंप्यूटर सिस्टम के, तो इसके लिए क्या शब्द कहा जाता है? तो ये सारी चीज़ें आपकी साइबर अटैक के अंदर में आती है कि डेटा को कोई चुरा रहा हो, उस पर नज़र रख रहा हो, डेटा को डैमेज कर रहा हो या ख़त्म कर रहा हो, ये सब चीज़ साइबर अटैक के अंतर्गत आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी। इनमें से कौन सा साइबर सिक्योरिटी का टाइप है? क्लाउड सिक्योरिटी,
नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, या इनमें से सभी? तो क्लाउड नेटवर्क एप्लीकेशन सिक्योरिटी ये सब साइबर सिक्योरिटी के ही टाइप हैं। यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव पे टिक कर देना है। 38 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी? साइबर सिक्योरिटी के इनमें से फीचर क्या हैं? कंप्लायंस ये है, डिफेंस अगेंस्ट इंटरनल थ्रेट ये भी है, थ्रेट प्रिवेंशन ये भी है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दिस पे टिक कर देना है। बारी है 39 नंबर के क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी? नेटवर्क सिक्योरिटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि मतलब नेटवर्क सिक्योरिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है, पूछना चाह रहा है। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, या ऑल ऑफ एबव? तो ये तीनों ही उसके उद्देश्य हैं, तो यहाँ पर ऑल ऑफ एबव सही हो जाएगा। 40 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर क्राइम? इनमें से कौन सा साइबर क्राइम के अंतर्गत नहीं आता है? डिनायल ऑफ सर्विस, कि सर्विस देने से सिस्टम मना कर दे या नेटवर्क मना कर दे, ये साइबर क्राइम होता है। मैन इन मिडिल अटैक, मतलब आपके और नेटवर्क के बीच में एक सिस्टम हो जो मैन इन मिडिल का वर्क कर रहा हो, आप कोई भी OTP आ रहा हो तो उस सिस्टम पे जा रहा हो, ये भी साइबर सिक्योरिटी अटैक। और साइबर क्राइम करने का ये मेन तरीका है कि आपके डिवाइस पे जो OTP आने वाली है इसे बाउंस करा के आपके बैंक अकाउंट पे भी अटैक किया जा सकता है। फिर मालवेयर, ये भी साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। AES ये साइबर क्राइम के अंतर्गत नहीं आता है। 41 नंबर का क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी? साइबर सिक्योरिटी का कौन सा कंपोनेंट है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, AI, डेटाबेस अटैक, तो IoT आपका है। यहाँ पर अगला देख रहे हैं जो कि 42nd क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक? साइबर अटैक का टाइप क्या है? तो सबसे पहला है फिशिंग। फिशिंग आप इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए आप स्नैपडील पे लॉगिन करने जा रहे हैं, तो ये जो साइबर क्राइम करने वाले लोग हैं ये आपको ऐसी ही वेबसाइट देंगे जो एकदम फ्लिपकार्ट के जैसा ही लगेगा, और आप उस पर लॉगिन करके अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, या OLX पे या फेसबुक आप लॉगिन कर रहे हैं तो आपको फेसबुक के जैसा दिखता हूबहू आपको पेज दिखेगा। आप अपनी ID पासवर्ड डालेंगे और वो वहाँ पर चली जाएगी साइबर हैकर्स के पास, और वो आपका फेसबुक अकाउंट आसानी से, बहुत ही मतलब समझ लीजिए 2-3 मिनट में ही ये काम कर सकता है। और फिशिंग के लिए साइट्स बनाना भी काफ़ी आसान है आज के समय में। तो कभी भी इससे बचने का तरीका भी सिंपल है कि आप जिस वेबसाइट पे लॉगिन कर रहे हैं उसका नाम को ध्यान से पढ़ें। अगर facebook.com है तो B के बाद O की जगह पे कुछ और ना लिखा हो, ऐसे कुछ शब्द सिर्फ बदले रहते हैं URL में, बाकी वेबसाइट एकदम हूबहू होती है। तो ये तो आपका साइबर अटैक का टाइप है। SQL इंजेक्शन भी है, पासवर्ड अटैक भी है जिससे पासवर्ड पता कर लेते हैं। तो ऑल ऑफ एबव पे यहाँ पर टिक कर देना है, ये सभी साइबर अटैक के टाइप हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी? साइबर सिक्योरिटी का इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है? सिस्टम को स्लो बनाना, मिनिमाइज कंप्यूटर फ्रीजिंग एंड क्रैश, कंप्यूटर को फ्रीज और क्रैश होना कम हो जाता है, प्राइवेसी देता है यूज़र को, सिस्टम को वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। ये तीनों चीज़ें तो अच्छी चीज़ हैं, साइबर सिक्योरिटी से आती हैं, लेकिन सिस्टम को स्लो बनाता है साइबर सिक्योरिटी, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये ऑप्शन सही है आपका। अगला है, साइबर स्पेस वॉज कॉइंड बाई, साइबर स्पेस शब्द जो है वो किसके द्वारा लाया गया था? तो विलियम गिब्सन नाम था उनका, जिन्होंने साइबर स्पेस शब्द को लाया था। अगला देखिए, इन विच ईयर हैज़ हैकिंग बिकम द प्रैक्टिकल क्राइम एंड अ मैटर ऑफ कंसर्न इन द फील्ड ऑफ साइबर टेक्नोलॉजी? साइबर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हैकिंग कब जो है एक क्राइम के रूप में आ चुका था और कंसर्न, चिंता का विषय बन चुका था? तो वो समय क्या 1991, 1983, 1970 या 1964 था? तो 1970 में साइबर अटैक्स जो थे या हैकिंग जो थी वो क्राइम के रूप में दर्ज कर ली गई थी, और ये एक चिंता का विषय था साइबर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। शुरू में क्यों नहीं था? क्योंकि नेटवर्क का एक्सेस ही कम लोग के पास था, तो ना ही ज़रूरी जानकारी इंटरनेट पे थी, ना ही किसी के प्राइवेट डेटा इंटरनेट पे थे। लेकिन जैसे जैसे लोगों का जुड़ना इंटरनेट पे शुरू हुआ, डेटा का चोरी होना भी शुरू हुआ। तो ये चीज़ 1970 में आई थी। उम्मीद है ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी, और मतलब सपोर्ट आपने लाइक सब्सक्राइब कर दिया होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें फ्री में आ रही हैं और ऐसा ही आता रहे, इसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है। अगला है, गवर्नमेंट हायर्ड सम हाईली स्किल्ड हैकर फॉर प्रोवाइडिंग साइबर सिक्योरिटी फॉर द कंट्री एंड स्टेट। दीज टाइप ऑफ हैकर आर टर्म्ड एज, मतलब सरकार कुछ ऐसे हाईली स्किल लोगों को हायर करती है, नौकरी पे रखती है, जो कि साइबर सिक्योरिटी कंट्री और स्टेट को प्रोवाइड करते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है?
तो ऐसे लोगों को नेशनल या स्टेट स्पॉन्सर हैकर कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। 47 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वायलेट्स साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी को कौन सा एक्ट वायलेट करता है? इनमें से कौन सी चीज़ साइबर सिक्योरिटी एक्ट को वायलेट करती है? एक्सप्लॉइट, अटैक, थ्रेट या वल्नरेबिलिटी। तो ये चीज़ अटैक है, आपका बी ऑप्शन सही है। 48वां है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कंप्रोमाइज साइबर सिक्योरिटी। इनमें से कौन सी चीज़ साइबर सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज़ करती है? तो ये आपका थ्रेट होता है। इसके बाद आपका 49वां सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैकिंग अप्रोच वेयर साइबर क्रिमिनल्स डिज़ाइन फेक वेबसाइट और पेज फॉर ट्रैकिंग और गेनिंग एडिशनल ट्रैफिक। तो ये चीज़ क्या चीज़ हो, मतलब किस तरीके से हैकर ऐसा करते हैं कि जो कि फेक वेबसाइट और पेज बनाते हैं जिससे आपका एडिशनल ट्रैफिक ले जाते हैं। आप एडिशनल ट्रैफिक कहीं पे ले जाना हो तो इसके लिए यूज़ होता है। तो ये चीज़ आपकी क्या होती है? फार्मिंग होती है। ए ऑप्शन करेक्ट है। और इसके बाद अपना आखिरी सवाल देखते हैं, और ये इस सीरीज़ का एंड है। जिन लोगों को थ्योरी पढ़नी हो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और देखिए सवाल कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पीर टू पीर साइबर क्राइम। पीर टू पीर साइबर क्राइम का टाइप नहीं है। तो ये आपका होता है क्रेडिट कार्ड डिटेल लीक्स इन डीप वेब। डीप वेब में क्रेडिट कार्ड की डिटेल अगर लीक हो गई है तो ये पीर टू पीर साइबर क्राइम के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये थे आपके चैप्टर 9 से कुछ सवाल। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। बाकी कोई और चीज़ आप चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे। नमस्कार, जय हिंद।